नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 70 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल है आपके सामने। लगाते चलना सभी बच्चे आंसर को। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है कि आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। क्या होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो मैंने आपको बताया था कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में पूछा गया आप लोगों से, यानी कि हम लोग आवेश के रैखिक घनत्व को जो सूचित करते हैं वो लेमडा से सूचित करते हैं। तो लेमडा बराबर जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो कौन सा होता है? लंबाई पूछा गया, क्यू बटा में एल हो जाएगा। यहां से देखो, क्यू है तो चार्ज हो जाएगा, चार्ज का हम लोग कूलम लिखते हैं, और लंबाई है तो मीटर हो जाएगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, आवेश के रैखिक घनत्व का जो मात्रक होता है वो कूलम प्रति मीटर होता है। सारे बच्चे याद रखिएगा। अगर इसी को हम इस प्रकार लिखे तो कूलम मीटर इनवर्स ऐसे हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार लिखा गया इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है। सारे बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग क्लास में ही याद कर लीजिएगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि आवेश प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर पूछा गया है। तो ई बराबर हमारा कौन सा होता है? एफ बटा में क्यू। ये कौन सा बल है और ये क्या है? तो आवेश है। यहाँ बल कौन सा? आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। देखो, इसका अगर मात्रक पूछे आप लोगों से, फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा और चार्ज है तो कूलम हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम आप लोग लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी किसकी प्राप्त होती है? बता दो क्या होगा 3 का करेक्ट आंसर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी विद्युत क्षेत्र की शक्ति की प्राप्त होती है, दिशा की प्राप्त होती है और आवेश की आकृति की प्राप्त होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 3 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा और सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा। फोर्थ नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? बता दो आप लोग, कौन सा होगा? दो आवेशों, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला जो नियम है वो है कूलाम का नियम। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करिएगा बच्चा पार्टी। ओके जी, चलिए पांचवा नंबर सवाल है आपके सामने। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर लगा दो। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? बहुत ही आसान है, सभी बच्चे को पता होगा। पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो 80 होता है। सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। अगर बेंजीन का पूछे तो क्या लगाओगे? अगर बेंजीन का परावैद्युत स्थिरांक पूछे तो 2.3 लगा देना। और भी कुछ हो? निर्वात का 1 होता है। बच्चा पार्टी एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है तो 1 लगाइएगा, लेकिन अगर पूछे निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, सामर्थ्य अलग होता है और स्थिरांक अलग होता है। अगर निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो अनंत लगाइएगा, अगर परावैद्युत स्थिरांक पूछे तो 1 लगाना। दोनों को लिख लो, एकदम दिमाग में सेट कर लो। निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक पूछे तो 1 होगा, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो अनंत हो जाएगा। याद रहेगा ना? ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है हमारे सामने। 6 नंबर सवाल क्या करे? आवेश का विमा। ये तो बच्चा को पता होगा, बहुत ही आसान है। आवेश का विमा पूछा गया है तो बता दो क्या होगा? आई बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि Q बटा में T होता है, सभी बच्चों को पता होगा। हम लोगों को निकालना क्या है? तो आवेश यानी कि Q को निकालना है, चार्ज को निकालना है, तो Q बराबर कौन सा होगा? I और T हो जाएगा। देख लो, धारा को हम लोग एम्पियर में लिखते हैं और टाइम है तो टाइम लिख लो। कौन सा? AT कौन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? लगा लो, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नोट यानी कि परमिटिविटी का मात्रक आपसे पूछा गया, कौन सा होगा? फैराड पर मीटर होता है, सभी बच्चे को पता होगा।
होगा, इतना आसान सा सवाल है तो बच्चा पार्टी पता तो होगा ही। 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में विद्युतशीलता बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर सवाल है आपके सामने। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? 8 का करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो क्या होगा। 9 नंबर सवाल है, कूलम्ब बल कैसा बल होता है। बहुत ही आसान सा सवाल है। कूलम्ब बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। राइट आंसर हमारा सी होगा। कूलम्ब बल कैसा बल है? केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होगा। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? बता दो। 10 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर किस पर नहीं करती है, यानी कि संधारित्र की धारिता को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे लिख लो एप्सिलॉन नोट इंटू ए। अब बटा में कौन सा होता है? तो डी हो जाएगा। देखो कौन सा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो है और क्षेत्रफल भी है। क्षेत्रफल मतलब आकार और आकृति दोनों हो गया। आकार और आकृति क्षेत्रफल में आ गया और दूरी भी आ गया। लेकिन ये आवेश, प्लेट के आवेश पर कभी यहाँ आवेश कहीं दिखाई दे रहा है क्या? इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो प्लेट पर जो है निर्भर नहीं करता, आवेश के प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर सवाल है हमारे सामने, पिको फैराड किसका मात्रक होता है? पिको फैराड, माइक्रो फैराड सब यही विद्युत धारिता का मात्रक होता है। हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर पूछे कि 1 पिको फैराड बराबर कितना होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि 1 पिको फैराड यानी कि पीएफ बराबर कितना होता है, तो 10 टू द पावर -12 फैराड होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे घेर देता हूं, ऐसे लिख लो, याद कर लेना। 1 पिको फैराड बराबर 10 टू द पावर -12 फैराड होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा बच्चों, लगा लो 12 का, एक करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? बहुत ही आसान सा सवाल है, बता दो निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो सदिश राशि है, और ये सारे के सारे अदिश राशि है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से विभवांतर को मापते हैं। विभव मापी से किसको? तो विभवांतर को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, धारा को एम्पियर में मापते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है हमारे सामने, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति आपसे पूछ दिया गया, लगा दो क्या होगा? ये अपसरित होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसा होता है बच्चों? अपसरित होता है। लगा लो और अच्छे से याद रखना। चलिए 16 नंबर सवाल है, 70 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे जरूर हमारे साथ बने रहेंगे। देखो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? बता दो। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, कौन सा होगा? तो वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है बच्चों? वोल्ट होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? बता दो। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या फिर अनंत होता है? तो आप लोगों ने किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कौन सा होता है? समेशन आई बराबर क्या होता है? समेशन आई बराबर हमारा 0 होता है, यानी कि 0 होता है। राइट आंसर हमारा कौन सा? तो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर सवाल, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? नाइक्रोम होता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का व्यवहार होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर सवाल है आपके सामने, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वो हमारा प्रतिरोध कहलाता है। अगर आपसे प्रतिरोध का ऐसा यूनिट पूछे, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो क्या लगाओगे बच्चों? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल है, बता दो समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति कैसी होगी? बता दो। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अपसारी होती है क्या? 20 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सारे बच्चे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तब आप 0 लगा दीजिएगा। आदर्श एमीटर के लिए ये 0 होता है,
लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर है अनंत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखेंगे। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल है आपके सामने। 22 नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे बता दो। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होता है। कौन सा? बी में दिया गया आपका सही जवाब है। सारे बच्चे इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके जी, चलिए 23 नंबर सवाल है बच्चों। एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं बच्चों? इसे दिक्पात का कोण कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। राइट आंसर हमारा कौन सा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल कर आपके सामने शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं कौन सा? तो शैथिल्य जो प्रदर्शित करते हैं वो है हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ शैथिल्यता प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं? क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ जो हो जाते हैं अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय में परिवर्तित होते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है आपके सामने। बता दो, डायनेमो की क्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? सभी बच्चे लगा दो, इसका सही जवाब क्या होगा? डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सभी बच्चे बता दो। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित। राइट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? उच्च वोल्टता। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है? तो उच्च वोल्टता यानी कि हाई वोल्टेज उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है बच्चों, लगा दो। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? अगर आपके सामने आए अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व या फिर सिर्फ प्रेरकत्व आए, सबका आप हेनरी लगा देना। करेक्ट आंसर कौन सा? तो सी हो जाएगा। 28 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी सही जवाब है। सारे बच्चे इसको याद रखेंगे। 28 नंबर सवाल है आपके सामने। 28 नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे लगा दो, क्या होगा? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान आपसे पूछा गया, लगा दो। क्या लगाओगे? 29 का करेक्ट आंसर। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 0 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर सवाल है कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक लगा दो, क्या होगा? प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, धारितीय प्रतिघात आए या फिर प्रतिबाधा है, सबका क्या होता है बच्चों? ओम बताया था मैंने। कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। 30 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 31 नंबर सवाल है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है? तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 का सी। फटाफट से आप लोग चैट सेक्शन में बच्चों आंसर को लगाते चलिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर सवाल है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? बता दो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र होता है वो डायनेमो होता है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखिएगा, अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा हो उसे हम लोग विद्युत मोटर यानी कि मोटर कहते हैं। राइट आंसर आप सी लगा देना तब। लेकिन यहाँ यांत्रिक है और विद्युत यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है जिसे हम लोग डायनेमो बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? बता दो सभी बच्चे, क्या होगा? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वो हमारा वोल्टेज होगा। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि? तो वोल्टेज घटती है। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। बता दो, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं पूछा गया, आप लोगों से क्या लगाओगे? प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या फिर ध्वनि तरंगे? तो अब ये सी बात लगेगा हमारा कौन सा होगा? ध्वनि तरंगे, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। सही जवाब सी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल है आपके सामने। 35 नंबर सवाल का जवाब बता दो। विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? विस्थापन धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। विस्थापन धारा का जो मात्रक होता है वो कौन सा? तो एम्पियर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का। याद रखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? देखो यहाँ पे अगर विक्षेपित होता है पूछे तो वो हमारा कैथोड किरण होगा। लेकिन अगर पूछे इनमें से कौन है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, वो हमारा गामा किरण होगा। नहीं होने वाला गामा किरण होता है और होने वाला कैथोड किरण होता है। सारे बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
47 नंबर सवाल है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है? दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण का नाम है माइक्रो तरंगे। कौन सा? माइक्रोवेव्स हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो बच्चा पार्टी अच्छे से आंसर लगाते चलना आप लोग। 38 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम जो होता है वो किस रंग का होता है? बता दो सभी बच्चे, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? अगर पूछे तरंग दैर्ध्य जो सबसे कम होता है वो होता है बैगनी का। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लेकिन बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? मतलब ये परिवर्तित ही नहीं हुई, मतलब समान रहती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। राइट आंसर हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर सवाल होगा आपके सामने है, ये रहा, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? अभी मैंने बताया लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे तरंग दैर्ध्य कम होता है, और लाल रंग का विचलन कम होता है और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? बता दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। सही जवाब कौन सा? तो 41 का बी हो जाएगा। 41 का बी बच्चा पार्टी लगा लो और अच्छे से लाइक भी कर दो क्लास को एक बार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर सवाल है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह पुष्टि करता है किसका? किसका? तो ध्रुवण को। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण कोण को। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह भी प्रश्न पूछा गया, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है और यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर सवाल आपके सामने। 43 नंबर सवाल का जवाब बता दो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। राइट आंसर कौन सा? तो ये हो जाएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा, शून्य मत लगाना, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी प्रतिबिंब, तो आपको पता चल गया होगा कि वस्तु से जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण से बनता है, क्योंकि हजामती दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग जैसे वाहनों में ड्राइवर के पास लगे वो साइड मिरर के रूप में करते हैं। लेकिन वस्तु से बड़ा अगर प्रतिबिंब बन रहा है वो अवतल दर्पण से बनता है। लेकिन अगर पूछता कि वस्तु से छोटा और उससे वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, तो वो उत्तल दर्पण से बनता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि ऑप्टिक्स से जो होते हैं वो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं कि सिर्फ ऑप्टिक्स से दिए रहते हैं। तो बच्चा पार्टी ऑप्टिक्स को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो, लेकिन ऑप्टिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो, तो मैं गारंटेड कह सकता हूं उससे कम से कम 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 गुना रहते हैं, तो आपको बहुत ही आसान होगा बनाने में। देखो, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पहले मैंने बताया था कि सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है, मैं बता चुका है कि वो हीरा का होता है। पहले मैं यहां लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो देखो, वायु का अगर मैं लिखूं, ये वायु का जो होता है वो होता है 1.0003 होता है। उसके बाद जल आता है तो 1.133 जल का होता है। ये कांच का कितना होता है बच्चा पार्टी? 1.52 होता है। 1.52 होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। देखो, यहाँ पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो कम किसका है? तो वायु का लगा सकते हो। कम जो होगा वो वायु का होगा। अगर सबसे अधिक पूछता तो आप हीरा का लगाते। लेकिन अभी क्या पूछा गया? सबसे कम जो होता है वो किसका लगाओगे आप लोग? कम होने वाला है वायु। राइट आंसर ये होगा। सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। महत्तम किस में होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे जो अधिक होता है, महत्तम होता है, वो निर्वात में होता है। राइट आंसर हमारा डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बता दो दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखो कि पूछा क्या गया है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी?
बहुत ही आसान है बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने एक लेंस की क्षमता के लिए एक फॉर्मूला को पढ़ा है कि सर यहाँ जो होता है वो P बराबर फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। क्या होता है? P1 प्लस P2। देखो यहाँ पे P1 हमारा क्या, तो -15 डायोप्टर दिया गया है, तो P बराबर हम लिख सकते हैं -15 डायोप्टर, और प्लस में क्या दिया गया, प्लस में हमारा क्या है 5 डायोप्टर है, तो 5 डायोप्टर यहाँ पे लिख लो। उसके बाद अगर माइनस है तो बराबर P बराबर क्या होगा, P बराबर -10 डायोप्टर, ये तो हमारा निकल गया। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, फोकस दूरी आपसे पूछा गया है, तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने और पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि P बराबर 100 बटा में F, यानी कि फोकस दूरी पढ़ा है। तो यहाँ से क्योंकि अगर सेंटीमीटर में दिया है तो यही निकलती है क्या आता है, तो हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो F बराबर हम लिख सकते हैं, F बराबर कौन सा 100 बटा में P देखो कितना है, तो -10 डायोप्टर है, बटा में -10 डायोप्टर लिख लो। 10 9 के 100 होता है, -10 डायोप्टर के -10 होगा, यानी कि F बराबर जो होगा वो कौन सा होगा, -10 होगा। किसमें ऑप्शन में दिया गया है, -10 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लगा लो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने उपस्थित है क्वेश्चन, देखो प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है। 48 का सही जवाब सभी बच्चे लगा दो। प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वो क्या होता है, सभी बच्चे फटाफट से लगा दो। क्या लगाओगे, इसकी आवृत्ति, बहुत ही अच्छी। 48 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के रंग का कारण होती है इसकी आवृत्ति। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर सवाल, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का मात्रक होता है। सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस का मात्रक होता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं, तो 2 नंबर के लिए अगर पूछ दे तो लिख के आना बच्चा पार्टी, मैं बता दे रहा हूं। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। बस इतना लिख देना, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है, बता दो व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है, कलांतर होता है। व्यतिकरण की घटना का कारण है कलांतर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है, राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ए हो जाएगा। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। कौन सा होता है जिसका पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। 52 का सही जवाब लगा दो, क्या होगा, यह होता है तीव्रता, राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर सवाल है, फोटो सेल आधारित है। ये तो बहुत ही आसान है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फोटो सेल की जो घटना आधारित है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा कि फोटो सेल जो आधारित होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 44 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है। बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, एनर्जी को मापते हैं, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, याद रहेगा बच्चा पार्टी। बहुत ही अच्छे, क्लास को लाइक कर देना आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर सवाल है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है वो 2 मात्रक हो जाता है। एक हमारा कौन सा होगा, एक हमारा होता है, एक हमारा कौन सा होता है, बेकरल भी होता है। एक हमारा रेडियो सक्रियता का जो मात्रक वो बेकरल होता है और दूसरा क्यूरी होता है, राइट आंसर हमारा बी दिया गया। लेकिन अगर बेकरल और क्यूरी दोनों रहे तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों लगा के आना। अगले प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है बच्चों, सतत होता है, राइट आंसर आप ए लगाना, कंटिन्यूअस होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लगा सकते हो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो कैथोड किरणें क्या होती है। कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैथोड किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों का समूह है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए को लगा लो। अगले प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, राइट आंसर हमारा कौन सा बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। तो सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, 58 का करेक्ट आंसर बी है। 59 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, बता दो फटाफट से इसका राइट आंसर सभी बच्चे बता दो। पीएन संधि का उपयोग करते हैं किसके तरह, तो रेक्टिफायर यानी कि डिस्टकारी की तरह, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने 60 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो दशमलव अंक पद्धति संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में तो समतुल्य संख्या क्या होगा। 27 का द्विआधारी निकालना बोल रहा है, बहुत ही आसान है। देखो 27 पे यहाँ लिख लो, 22 से भागा लगाते चलो, 13 दूना के 26 होता है,
एक बचा, एक ऊपर में लिख दो। उसके बाद 2 से लगाओ, फिर 6 दूना के 12, फिर एक बचा, फिर लिख लो। उसके बाद 2 से लगाओ, 2 तिया के 6, फिर 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो फिर 2 से लगाओ, 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक बचा, यानी कि 1 1 0 1 1। यहाँ कौन सा होगा? 1 1 0 1 1। नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। ऑप्शन नंबर डी में आपका दे दिया गया, सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर सवाल है, 15 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? 15 का द्विआधारी तुल्यांक 15 का भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखो बड़ा ही आसान है बच्चा पार्टी, ये प्रश्न बहुत हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए गलत करके नहीं आना। देखो 2 से लगाएंगे, 7 दूना के 14, ये 14 हुआ तो एक बचा नहीं, इधर 15, 14 एक 15 होगा ना, तो वो एक जो बचा वो यहाँ पे लिख दो। फिर 2 से लगाओ, 3 दूना के 6, फिर एक बचा, एक यहाँ पे लिख दो। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि 1 1 1 1। 4 गो 1 किस में है? 4 गो 1 किस में है? लगा दो, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, आपका राइट आंसर है। 62 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने आ चुका है, मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? बहुत ही आसान है। मॉडुलन कितने प्रकार का होता है बच्चों? लगा दो, क्या होगा 62 का राइट आंसर फटाफट से। तो आपको पता होगा कि आयाम मॉडुलन होता है, आवृत्ति मॉडुलन होता है और कला मॉडुलन होता है। कौन सा होगा? ऑप्शन सी बी हो जाएगा, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वी मॉडुलेशन कहते हैं। कौन सा? डी मॉडुलेशन कहते हैं। राइट आंसर ये होगा, वी मॉडुलन कहते हैं। मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को वी मॉडुलन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो वो होगा डेसिबल। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल मात्रक सही है। 64 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर सवाल है, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? पी प्रकार के लिए, पी टाइप के लिए पूछे, अगर आपके लिए पूछे कि पी टाइप के लिए क्या होता है, पी टाइप के लिए कौन सा होगा? तो होल यानी कि छिद्र होता है, विवर होता है। अगर एन टाइप के लिए अगर आपसे पूछा गया, एन टाइप के लिए पूछे तो कौन सा होता है? एन टाइप के लिए हमारा कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। राइट आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। पी टाइप के लिए विवर और एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? 6 गुणांक का एसआई मात्रक हर्ज होता है। 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या? तो हर्ज होता है। 66 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बता दो। 67 का करेक्ट आंसर ये थे न्यूटन साहब। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है न्यूटन। ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 68 नंबर सवाल का जवाब बता दो। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? अभी मैंने बताया था कि हीरा के लिए जो होता है वो तरंग दैर्घ्य कितना होता है, वो बता दो क्या होगा इसका फटाफट से। इसका सही जवाब बता दो क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो सभी बच्चे की। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक जो होता है, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सभी पदार्थों का अपवर्तनांक से अधिक होता है, ये मैं बता चुका है। 2.42 हीरा का होता है। अब बता दो ये कौन सा होगा? 24.41 डिग्री होता है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन पूछा गया आप लोगों से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर सवाल है आपके सामने। 69 नंबर सवाल क्या कर रहा है? संपर्कित दो लेंसों की शक्ति, इसका हम लोग यूज भी किए थे अभी, तो बता दो कौन सा होगा? P बराबर P1 प्लस P2 हम लोग लिखे थे कि नहीं? बता दो। वो 15 डायोप्टर जिसमें था और -15 और 5 वाला डायोप्टर वाला में यूज किए थे कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। P बराबर P1 प्लस P2 होता है, फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो कौन सा होता है? वो वर्ण विक्षेपण। कौन सा होगा फटाफट से बता दो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इंद्रधनुष का निर्माण हम लोग इसी में पढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण में। ओके जी, चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा फटाफट से सभी बच्चे चैट कमेंट करके बताना। और आज के क्लास में दिए जाने वाली 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए ये भी कमेंट करके बताना। ओके, क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।